न्यूज पर। नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन की राहों में बाधाएं कई मिलेंगी, हौसला रख, आगे बढ़, बाधाओं को पार कर मंजिल जरूर मिलेगी। जीवन में कभी कभी बाधाएं या अवरोध जीवन की गति को धीमा कर देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर हमारी नसों में या धमनियों में अवरोध हो जाए तो बाधित होता है रक्त का संचार। आज हम ऐसी ही एक अवस्था के विषय में बात करेंगे जिसे मस्तिष्क आघात यानी स्ट्रोक के नाम से भी जाना जाता है। कई ऐसे कारक हैं जो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाते हैं। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसे में स्ट्रोक होने पर सही समय पर व्यक्ति को इलाज मिले तो उसके जीवन को बचाया जा सकता है, साथ ही इससे होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकता है। किस तरह से इसका प्रबंधन और इलाज होना चाहिए ये जानेंगे विशेषज्ञों से। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिनसे मस्तिष्क आघात का खतरा बढ़ता है। स्ट्रोक यानी मस्तिष्क आघात दुनिया भर में मृत्यु और अक्षमता का एक बड़ा कारण है। स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बंद हो जाता है। मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाने वाली किसी रक्त वाहिका में अवरोध होने पर रक्त और ऑक्सीजन का बहाव रुक जाता है। इसे इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। या फिर यदि रक्त वाहिका के फटने की स्थिति हो जाए जिससे रक्त का रिसाव होने लगे तो ये रक्त वाहिका से बाहर निकलकर मस्तिष्क के ऊतकों में फैल जाता है। इस स्थिति को ब्रेन हेमरेज कहा जाता है। इन दोनों ही स्थितियों में मस्तिष्क के जिस भाग को रक्त नहीं मिल पाता उस स्थान की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में व्यक्ति को लकवा आ सकता है। ऐसा मस्तिष्क के उस हिस्से के मृत होने के कारण होता है जो प्रभावित हुए हिस्से को संचालित करता है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक हैं जो ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। स्ट्रोक होने पर जल्द इलाज मिलना जरूरी है और इलाज में फिजियोथेरेपी का विशेष महत्व है। स्ट्रोक के खतरे को पहचानें, जानकारी लें कि ब्रेन अटैक यानी स्ट्रोक के खतरे को कैसे कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्ट्रोक के मामलों में वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है, ये बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। साथ ही आपको बताएंगे कि स्ट्रोक के खतरे को कम कैसे किया जा सकता है। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति विभा, प्रोफेसर न्यूरोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली से। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर शरद चंद्रा, आप प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दोनों ही विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। स्ट्रोक होने पर क्या करना है ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी कई भ्रांतियां हैं जिसकी वजह से समय नष्ट होता है और जो क्षति है वो भी बढ़ती है। ऐसे में क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। इससे संबंधित अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमारे विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111234। आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए समझते हैं कि क्या है ब्रेन अटैक की अवस्था। सबसे पहले डॉक्टर शरद चंद्रा, आपसे जानना चाहेंगे, जब हृदय आघात की बात होती है तो आमतौर पर हर सामान्य व्यक्ति को पता है कि एक मेडिकल इमरजेंसी है, जीवन के लिए खतरा है और इसमें तुरंत एक्ट करने की आवश्यकता है। ब्रेन अटैक कितनी सीवियरिटी आप इसकी देखते हैं, कितनी गंभीरता है, और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कितनी बड़ी समस्या या चुनौती है हमारे सामने? देखिए, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक जो बोलते हैं ये कोई कम मात्रा में नहीं है। भारत में करीबन हर 40 सेकंड में किसी को एक ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो रहा है। हर 4 मिनट में कोई ना कोई आदमी इसके वजह से मर रहा है। तो इसलिए इसके बारे में हमें काफ़ी सीरियसली सोचना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि ब्रेन अटैक एक स्पेक्ट्रम है, एक अम्ब्रेला टर्म है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी सिवियरिटी हो सकती है जी। हमें बहुत डर है सबसे ज़्यादा सिवियर जहाँ पे पूरा हाथ या पाँव गिर जाएगा, मरीज कम्प्लीटली बेड रिडन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा मरीज को छोटे स्ट्रोक भी हो सकते हैं जिसको हम TIA बोलते हैं, जो ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक्स बोलते हैं, जहाँ पे मरीज को हल्का सा हो सके चक्कर आए या हल्का सा कुछ कमज़ोरी आके 24 घंटों में ठीक हो जाए।
तो इस तरह स्ट्रोक को हमें वार्निंग साइन मानना चाहिए, और जब भी किसी को भी इस तरह का सिम्टम्स हो तो तुरंत उनको कोई भी न्यूरो फिजिशियन को इमीडिएटली कंसल्टेशन करना चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। जी, कार्यक्रम की शुरुआत में ही बेहद महत्वपूर्ण संदेश कि अगर TIA या मिनी स्ट्रोक जैसा लक्षण आ रहा है तो ये सतर्क हो जाएं कि आपको विशेषज्ञ को दिखाना है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह की चेतावनी मिलती है। डॉक्टर दीप्ति, जब बात होती है स्ट्रोक की तो आजकल देखा जा रहा है कि अभी तक ठीक चल रहा था व्यक्ति, यंग एडल्ट्स हैं, उनको भी अचानक से स्ट्रोक हुआ, उससे पहले तक कोई समस्या नहीं थी। किन कारणों से कम उम्र से ही स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ रही है? तो स्ट्रोक के जो कारण हैं उनमें बढ़ती उम्र एक कारण है। जो आपका सवाल है कि छोटी उम्र में या कम उम्र में ही क्यों हो रहा है, तो कारण लगभग सेम ही होते हैं। 80% जो कारण होते हैं वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनके लक्षण नहीं होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का कोई लक्षण नहीं होता। जब तक आप अपना ब्लड प्रेशर नपवाएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। वैसे ही शुगर या मधुमेह की प्रॉब्लम भी कई बार लक्षण के बगैर ही होती है और ब्लड टेस्ट से ही पता चलती है। तो अगर आपके परिवार में किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर की प्रॉब्लम है तो आप, ऐसा नहीं है कि 60 वर्ष 70 वर्ष की उम्र में ही आपको होगा। ऐसा पॉसिबल है कि आपको थोड़ी सी यंग उम्र में ही हो जाए, और इसके लिए 40 वर्ष के बाद आपको एटलीस्ट साल में एक बार चेकअप करा लेना चाहिए, या उससे पहले भी अगर आपके परिवार में किसी और को ऐसी प्रॉब्लम है। दूसरी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यंग एज में भी शुरू हो सकती हैं और वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना है, और स्लीप एपनिया नाम की एक प्रॉब्लम होती है जिसमें वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने से या आपकी सांस रुक सकती है। और भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो यंग एज में होते हैं। जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बट वो कम परसेंटेज में होता है। लेकिन स्मोकिंग, अल्कोहल, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी जीवन शैली से रिलेटेड है और इनको हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। जी डॉक्टर शरद चंद्रा, जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है बहुत सारे मामले आते हैं। वो वयस्क जो अभी तक ठीक चल रहे थे उनमें स्ट्रोक के मामले काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। किस तरह से सर्दी के मौसम का या ठंडे मौसम का प्रभाव पड़ता है और क्यों बढ़ जाती है स्ट्रोक की संभावना ऐसे में? जी बिल्कुल सही आपने पूछा है। सर्दियों में देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ सकता है। एक तो है कि जब सर्दी होती है लोगों को थर्स्ट मैकेनिज्म वैसे ही कम हो जाती है, तो कम पानी पीना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो खून की जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाता है, उसके वजह से उनको स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ सकती है। दूसरा है सर्दियों की वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो सिकुड़ जाते हैं एक तरह का, उसको हम वासोस्पैज्म या वासोकंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, जिसके वजह से खून कम जाती है। तो जब भी एक्स्ट्रा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो या कोई ज़्यादा रिस्क हो तो उसके वजह से दोबारा स्ट्रोक हो सकती है। तीसरा है लोग वैसे ही एक्सरसाइज कम कर देते हैं सर्दियों में, उसके वजह से भी स्ट्रोक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चौथा है कि ब्लड वेसल्स में कुछ चेंजेस भी देखे गए हैं रिसेंटली। जब भी सर्दियाँ बढ़ती है तो ब्लड वेसल के वॉल पे काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिसके वजह से भी रिस्क बढ़ सकती है। तो ये ज़रूर है कि हाँ सर्दियों में थोड़ा बहुत रिस्क बढ़ता है, बट ये सारे फैक्टर्स रिवर्सिबल हैं। तो अगर हम इसका ज़्यादा प्रिकॉशन लेके, अगर हम ज़्यादा फ्लूइड इंटेक रखें, अपना एक्सरसाइज चालू रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, यही जो फैक्टर्स प्रोफेसर दीप्ति ने अभी भी बताया, इनको सारा कंट्रोल करने से इसका इंसिडेंस कंट्रोल हो सकता है। जी बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। सुजाता है, वो ये जानना चाह रहे हैं डॉक्टर दीप्ति, हम TIA की बात कर रहे थे जिसमें हल्के से लक्षण हैं। इनके साथ 3 महीने पहले ऐसा हुआ था कि हल्का सा कुछ खाते खाते ऐसा लगा कि जो इनका फेस है वो टेढ़ा हो रहा है और नमनेस भी थी। कुछ क्षणों तक ही ये लक्षण रहे और फिर ठीक हो गए। तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कितनी आवश्यकता है? 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कोई समस्या नहीं है, विशेषज्ञ से संपर्क अभी तक नहीं किया है, क्या सजेस्ट आप इन्हें करेंगी? और साथ ही वो लोग जिनको लगता है कि अगर छोटा सा लक्षण आया है तो मामूली बात है, उसे ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अचानक चेहरे का टेढ़ा हो जाना, अचानक बोली बंद हो जाना, अचानक एक हाथ का काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। इंसान थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन जैसे ही ये ठीक होता है उसको लगता है कि लाइफ नॉर्मल हो गई है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, और उसके बारे में वो भूल जाए। पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक वार्निंग है, ये एक तरीके की चेतावनी दी गई है कि आगे बड़ी चीज़ हो सकती है।
तो उसके लिए उनको पूरा चेकअप कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोबारा पूरा लकवा होने का चांस मैक्सिमम तो पहले 72 घंटे में होता है, लेकिन ऐसा आगे होने का चांस बाकी जनसंख्या से बहुत ज़्यादा होता है ऐसे मरीज़ों में जिनको TIA या माइनर स्ट्रोक हुआ है। तो इनको देखकर दिखाना चाहिए अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी चीज़ों का चेकअप करा के ये भी देखना चाहिए कि ऐसा होने का कारण क्या था। अगर वो कारण पता चल जाता है और उसकी दवा चल सकती है तो उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं, कि आगे एक बड़ा लकवा हम बचा सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, जब किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक होता है, लक्षण क्या सिर्फ एक तरफ आते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं और व्यक्ति कैसे ये पहचाने कि ऐसे में करना क्या है? क्योंकि आमतौर पर पहले से नहीं सोचा होता, पहली बार अगर हो रहा है तो पैनिक हो जाता है कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो इसके लिए एक सिंपल एक्रोनिम या एक फॉर्मूला हमने इजाद किया है जिसको हम कहते हैं बी फास्ट। बी फॉर बैलेंस, यानी कि आपका संतुलन। अचानक आप चल रहे हैं ठीक ठाक लेकिन आपका संतुलन बिगड़ने लगे, आपको पता नहीं आप पैर कहीं रखना चाह रहे हैं कहीं और रख रहे हैं, तो एक तो ये होता है बैलेंस का। दूसरा होता है आईज या विजन, एक तरफ की नज़र ख़त्म हो जाना, नहीं दिखना एक तरफ, या एक आँख से नज़र अचानक थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाना और फिर वापस आ जाना, तो ये एक आई वाला होता है। एफ मतलब होता है फेस, चेहरे का एक तरफ टेढ़ापन हो जाना या चेहरा एक तरफ कमज़ोर हो जाना। फिर ए से होता है आर्म या लिम्ब कह सकते हैं, हाथ या पैर किसी एक तरफ की कमज़ोरी। एस स्पीच, और टी हमने टाइम के लिए रखा है, यानी कि जैसा ही आपको ऐसे किसी भी प्रकार का लक्षण हो तो आपको कोई भी टाइम नहीं गंवाना चाहिए, आपको तुरंत डॉक्टरी परामर्श या अस्पताल में आना चाहिए। जी डॉक्टर शरद चंद्रा, ब्रेन हैमरेज का जब जिक्र आता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं, हालांकि स्ट्रोक का शायद सुनकर उतना प्रभाव नहीं होता। ब्रेन हैमरेज की स्थिति जो पिक्चरों में भी, फिल्मों में भी दिखाई जाती है, ब्रेन हैमरेज दरअसल क्या है? एक प्रकार का इसे स्ट्रोक की अवस्था माना जाए, और ऐसे में किस तरह से महत्व बताना चाहेंगे? जो गोल्डन आवर या गोल्डन पीरियड की बात होती है, करना क्या है, व्यक्ति को किस तरह से अस्पताल ले जाना है? हाँ बिल्कुल सही और अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ब्रेन हैमरेज भी एक स्ट्रोक है, लेकिन यहाँ पे जो कोशिकाएं का जो ब्लड सप्लाई है वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि वो एक वेसल जो है या नस है जो अंदर फट गई है। ये फटने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। तो किसी को भी ब्लड प्रेशर हो तो उनको बहुत ही ब्रेन के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बेसल न्यूक्लियस, उस जगह पे ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है जिसकी वजह से हाथ या पाँव में कमज़ोरी अक्सर 80 to 90% केसेस में आ जाता है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारे कारण हैं ब्रेन हैमरेज के लिए, जैसे कुछ ब्लड वेसल में कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि एक ब्लड वेसल के एक हिस्से में गुब्बारे जैसे फूल जाता है, उसको हम एन्यूरिज्म बोलते हैं। तो ये ब्लड वेसल की या जो नस है, खून की नस है, उसका जो वॉल है काफ़ी कमज़ोर है और वो कभी भी फट सकता है। तो इसका दोबारा अर्जेंटली ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी तरह कोई कंजेंटल कंडीशन हो सकते हैं जिसको हम आर्टरीवेनस मालफॉर्मेशन बोलते हैं, जहाँ पे एक खून का गुच्छा भी हो सकता है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसी की भी ओल्ड एज, मतलब एज बढ़ती जाती है तो उनको ब्लड वेसल के डिजीज़ के वजह से दोबारा ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो इस तरह के बहुत कारण हैं। जब भी ब्रेन हैमरेज होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको तुरंत अस्पताल पहुँचना चाहिए। उनको कोई भी ब्लड थिनर्स नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि जैसे ही स्ट्रोक हो गया तो आप एस्पिरिन खिला लीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आजकल सीटी स्कैन हर एक जगह पे मौजूद है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हॉस्पिटल पहुंच के तुरंत एक सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हैमरेज है तो ब्लड थिनर्स एट एनी कॉस्ट अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हैमरेज बहुत ज़्यादा है तो इसका हैमरेज को निकालना पड़ेगा। तो आजकल हैमरेज निकालने के लिए बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स आ गए हैं, जैसे कि एक बहुत ही छोटा छेद बना के दूरबीन द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सारा बड़ा ओपनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि हैमरेज क्यों हुआ है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, और कोई कारण की वजह से हुआ तो उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए, हाँ ब्रेन हैमरेज भी एक स्ट्रोक है, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए ये दोनों स्ट्रोक डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी, इस्केमिक स्ट्रोक की बात करें डॉक्टर दीप्ति, तो एक बार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, अग्रेसिवली ट्रीट करना कितना आवश्यक है, और ऐसे में फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अक्सर जो है व्यक्ति का जोर दवाओं पर ही रहता है कि क्लॉट डिसॉल्व कर दिया गया या दवाएं मिल रही हैं, तो क्या इतने में ही इलाज पूर्ण हो रहा है? तो लकवे का इलाज के दो पार्ट हैं। एक तो इमीडिएट या इमरजेंसी वाला पार्ट है, जिसमें अगर किसी को इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है
तो हम पहला हमारा उद्देश्य ये होता है कि किसी तरीके से जो ब्रेन का जो इस एरिया पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है उस पर वापस पहुंच जाए। उसके लिए गोल्डन आवर होता है जो स्ट्रोक का, वो 4.5 घंटे के अंदर हम एक ऐसी दवा दे सकते हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, जिससे वो क्लॉट डिज़ोल्व होने की 30% से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जो अगर क्लॉट है, अगर एक बड़े ब्लड वेसल में है या एक बड़ी आर्टरी में है, तो हम उसको निकाल भी सकते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। ये आजकल की टेक्नोलॉजी से बढ़ने और इमेजिंग टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बाद हम पहले 24 घंटे के अंदर भी कर सकते हैं और उसके फ़ायदे बहुत सारे शोध में दिखाए गए हैं। ये तो इमीडिएट पार्ट है जिसमें हम बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना ब्रेन टिश्यू बचा सकते हैं और जितना फंक्शन पेशेंट का वापस ला सकते हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो नुकसान हो चुका है हम उसकी भरपाई कैसे करें या उसमें तुरंत सुधार कैसे आए, मरीज़ का सबसे बड़ा सवाल यही होता है जी। तो उसके लिए दवाओं के अलावा फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक फीडबैक सिस्टम है जिसमें ब्रेन को सिग्नल जाता रहता है कि हमें ये जो हाथ था या जो पैर था जो भी काम नहीं कर रहा है उसमें वापस काम लेना है। तो फिजियोथेरेपी ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद, जब व्यक्ति को कोई सुधार ना हो रहा उसके बाद इसके बारे में सोचे। उसका जो वो भी एक इलाज का ही तरीका है और उसको जल्द से जल्द करना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति, अशोक पाटिल जी का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि जो लोग अधिक मात्रा में स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, चाहे वो अपने मसल्स बनाने के लिए हो या फिर दवाओं के रूप में हो, क्या उनमें TIA या स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है? देखिए, आजकल जो स्पेशली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो ना ही आपके हार्मोनल लेवल को चेंज करते हैं, बल्कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको भी चेंज करते हैं और आपका खून भी गाढ़ा करते हैं। तो यह ना ही आर्टीरियल स्ट्रोक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि एक बहुत रेयर टाइप का होता है जिसको हम वीनस स्ट्रोक कहते हैं, जिसमें ब्लड थिक होने की वजह से या गाढ़ा होने की वजह से जो ऐसी नसें होती हैं जो ब्लड वापस ले जाती हैं, वहाँ पे भी खून गाढ़ा होने की वजह से क्लॉटिंग हो सकती है। तो ये दोनों ही खतरे की बातें हैं। और दूसरा कि स्टेरॉइड से सिर्फ स्टेरॉइड लेवल ही नहीं बढ़ता है, बाकी और चीज़ें भी आपकी बॉडी में चेंज होती है जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक होने का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो जो भी लें आप डॉक्टरी परामर्श में लें और उच्च तरीके से लें। जी, राजा जी का एक सवाल है। डॉक्टर शरद चंद्रा, इनको हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ था, इनके पिताजी को 2 साल ऑलरेडी हो गए हैं, ट्रीटमेंट भी करवाया है और साथ ही फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन भी कराया गया। 2 साल तक बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इनको ये सवाल है इनका कि कितना आवश्यक है कि कंटिन्यू किया जाए रिहैबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेस को, और साथ ही कितना समय तक इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, रिहैबिलिटेशन आज के डेट में काफ़ी कुछ बदल गया है। ये एक बहुत ही एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ गए हैं। आज बहुत तरीके के रिहैबिलिटेशन अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी को स्ट्रोक हो गया तो ये कंटिन्यूड ट्रीटमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमें होप छोड़ना नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये पाँव और हाथ नॉर्मली काम नहीं कर रहा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो हाथ या पाँव कॉन्ट्रैक्चर में चले जाएगा, उसके वजह से स्थिति और बिगड़ जाएगी, उसके वजह से दर्द भी बढ़ जाएगा। इसलिए जो रिहैबिलिटेशन है ये एक लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए और हर रोज़ कंटिन्यूसली सवेरे, दोपहर और शाम को रिहैबिलिटेशन कंटिन्यू रखना चाहिए। ये सच बात है कि मोस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स आता है, लेकिन रीसेंट स्टडीज़ ने दिखाया कि ये जो इम्प्रूवमेंट है ये लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू हो सकता है। क्योंकि जिस तरह हम कोशिकाएं को पहले समझते थे कि हम सोचते थे कि एक कोशिका है, अगर वो मर गया तो दोबारा जीवित नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट धीरे धीरे अभी बदल रहा है। इसीलिए मेरा टेक होम मैसेज यही है कि हाँ, ये काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, पूरी फैमिली के लिए, केयर गिवर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन रिहैबिलिटेशन छोड़ना नहीं चाहिए। सही मात्रा पे, सही तरीके से रिहैबिलिटेशन चालू रखना चाहिए। जी, देव तरमाकर जी का सवाल है। डॉक्टर दीप्ति, इनके चाचा जी को स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद ये कह रहे हैं कि डॉक्टर ने सिर्फ एक दवा प्रिस्क्राइब की, इकोस्प्रिन 50 इन्होंने लिखा है। क्या इसके अलावा कुछ और करने की भी आवश्यकता होगी? ये इस पे डिपेंड करता है कि उनके लकवे का कारण क्या था। जो ये दवा मेंशन कर रहे हैं वो खून पतला करने की दवा है, लेकिन उसके अलावा अगर
उन्होंने डॉक्टरी परामर्श लिया है तो मैं इस चीज़ के लिए बता सकती हूँ कि उन्होंने कोलेस्ट्रॉल भी चेक किया हुआ, उनका ब्लड शुगर भी चेक किया होगा, ये भी पूछा होगा कि वो स्मोकिंग करते हैं कि नहीं, और अगर वो करते हैं तो वो उसको रोक लें, या ज़्यादा अमाउंट में शराब तो नहीं पीते, या उनका वज़न ठीक है कि नहीं, या उनको सोते वक्त खर्राटे तो नहीं आते हैं, या कोई और उनको ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से उनको लकवा दोबारा हो सकता है। तो एग्जैक्टली कि क्या प्रिस्क्रिप्शन या क्या परामर्श बिल्कुल उचित है, ये वो उनके जो डॉक्टर हैं वो ही अच्छे से बता पाएंगे। जी, और उसको रिकन्फर्म करने के लिए एक और विशेषज्ञ से भी आप परामर्श ले सकते हैं। आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं ब्रेन अटैक के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर दीप्ति विभा और डॉक्टर शरद चंद्रा, और ये समय हो गया है रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड का। कुछ और भ्रमों को दूर करते हैं छोटे सवाल और छोटे जवाबों के माध्यम से। पहला सवाल डॉक्टर दीप्ति आपसे, क्या ब्रेन अटैक का खतरा सर्दियों के मौसम में बढ़ जाता है? जी हाँ, इसमें सीजनल वेरिएशन पाया गया है, जाड़ों में बढ़ जाता है। जी, क्या एन्यूरिज्म और हेमरेज एक ही अवस्था होती है डॉक्टर शरद चंद्रा? एन्यूरिज्म फटने की वजह से हेमरेज हो सकता है। कई लोगों को इंसिडेंटल एन्यूरिज्म्स भी डिटेक्ट हो सकते हैं। जी, डॉक्टर दीप्ति, क्या उन्हीं को सावधान रहने की ज़रूरत है स्ट्रोक से जिनको फैमिली हिस्ट्री या पारिवारिक इतिहास है इसका? जी नहीं, किसी को भी स्ट्रोक हो सकता है। इनमें से क्या हेमरेजिक स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है वजन का अधिक होना, हेड इंजरी या एन्यूरिज्म? डॉक्टर शरद? बिल्कुल सही। डॉक्टर दीप्ति, धूम्रपान करने से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या इसका खतरा बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। डॉक्टर शरद चंद्रा, क्या अगर किसी के सिर में चोट लगी हो, बताया जा सकता है कि कितने समय के बाद उसको स्ट्रोक का खतरा नहीं रहेगा? देखिए, सर का चोट जब लगेगा, हो सकता है डायरेक्ट इंजरी हो जिसके वजह से हाथ या पाँव कमजोरी हो सकता है, जिसको हम पैरालिसिस बोल सकते हैं। जी, लेकिन ये स्ट्रोक एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी में स्ट्रोक इसको हम नहीं मानते हैं। राइट। डॉक्टर दीप्ति, क्या स्ट्रोक के लक्षण सभी में एक जैसे होते हैं? जी नहीं, जैसे मैंने बताया था बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। जी, अगर सिर्फ किसी व्यक्ति को इस्केमिक स्ट्रोक है तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, हेमरेज को ही मेडिकल इमरजेंसी माना चाहिए? डॉक्टर शरद चंद्रा? बिल्कुल नहीं, दोनों चीज़ें मेडिकल इमरजेंसी है। आपको दोनों कंडीशंस के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर दीप्ति, अगर सिर्फ चेहरे पर नमनेस या सुन्नता है या टेढ़ापन है तो ये स्ट्रोक नहीं है? ये हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। जी, हेमरेज की सर्जरी अगर करवाई जाएगी तो उसके भी कई अन्य खतरे होते हैं, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं। डॉक्टर शरद? बिल्कुल नहीं, अगर हेमरेज है तो तुरंत, काफ़ी बड़ा हेमरेज है, अगर सर्जरी इंडिकेटेड है तो तुरंत सर्जरी करना चाहिए। अगर लक्षण छोटे लग रहे हैं तो ऐसे में वेट एंड वॉच, यानी कुछ समय तक इंतजार करना ही उचित होगा? डॉक्टर दीप्ति? बिल्कुल नहीं, ये एक वार्निंग है, इसको सीरियसली लेना चाहिए। क्या हेमरेज के केसेस में एस्पिरिन लेना लाभकारी हो सकता है या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं? डॉक्टर शरद? ये हानिकारक है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर दीप्ति, अगर किसी का क्लॉट डिसॉल्व कर दिया गया है, अवरोध था, उसको निकाल दिया गया, क्या सिर्फ इतना ही करना काफ़ी है, यानी इलाज पूर्ण हो गया? जी नहीं, इसके अलावा दोबारा भी क्लॉट हो सकता है और उसके कारण जान के उनका बचाव करना ज़रूरी है। डॉक्टर शरद चंद्रा, हेमरेज में सर्जरी अगर कर दी गई है तो क्या उससे डैमेज जो हुआ है, क्षति थी, उसको रिवर्स किया जा सकता है? एक तरह से जब हम इसको हेमरेज को निकाल देंगे तो बगल में जो आइडलिंग न्यूरॉन्स बोलते हैं, जिसका डैमेज हुआ, उसकी रिकवरी हो सकती है। इसलिए हेमरेज में सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिकेटेड है तो। डॉक्टर दीप्ति, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की भूमिका दवाओं द्वारा इलाज होने के बाद ही शुरू होती है, क्या यह सही है? जी नहीं, ये साथ साथ होती है। डॉक्टर शरद चंद्रा, गोल्डन आवर क्या है स्ट्रोक के केसेस में? गोल्डन आवर है कि जब स्ट्रोक हुआ तो तुरंत 4 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए, इसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। डॉक्टर दीप्ति, बहुत से लोगों को अगर छोटा सा लक्षण कुछ क्षणों के लिए हो तो वो अक्सर इसे भूल जाया करते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे बड़ा लकवा होने का खतरा आपको एक चेतावनी की तरह दिया जा गया है, भगवान का ये एक सिग्नल है कि आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर शरद चंद्रा, अपने वजन को कम करना, धूम्रपान और शराब का सेवन न करना क्या स्ट्रोक के खतरे को कम करने में उपयोगी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर दीप्ति, किस तरह के चेक्स रखने चाहिए उन लोगों को जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और नियमित रूप से किस उम्र से कौन सी जांच करवानी चाहिए?
तो जो जितने भी रिस्क हैं वो उसमें से 80-90% तो प्रिवेंटेबल हैं। ब्लड प्रेशर आप चेक करा सकते हैं, अपना ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, आप स्मोकिंग रोक सकते हैं, आप अल्कोहल नियंत्रण में ले सकते हैं, आप अपने वज़न पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने नमक की मात्रा और चीनी की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने खान पान और जीवन शैली को ठीक रख सकते हैं, आप रोज़ व्यायाम भी कर सकते हैं थोड़ा सा। तो ये सबके लिए है, ये सिर्फ जिनको हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक है उनके लिए नहीं है। और 30-40 वर्ष की उम्र के बाद एटलीस्ट साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर और शुगर चेक कराना चाहिए। डॉक्टर शरद चंद्रा, सर्दी के मौसम में किन बातों का ख्याल रखना है जिससे स्ट्रोक की संभावना को कम किया जा सके? आपको पानी ज़्यादा पीना है, एक्सरसाइज चालू रखना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है। डॉक्टर दीप्ति, अगर किसी को एक बार स्ट्रोक हो गया है तो दोबारा से ये अवस्था ना हो उसके लिए कितना आवश्यक है सतर्क रहना? और आम तौर पर लोग दवाएं छोड़ देते हैं जब इलाज होने लगता है या उनको लगता है वो ठीक हो गए? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जितने भी मरीज़ हमारे पास दोबारा लकवे के साथ आते हैं उनका सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि उन्होंने दवा छोड़ दी थी क्योंकि उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, अब खतरा टल चुका है, और दोबारा लकवा होने पर वो और ज़्यादा सिर्फ शारीरिक आघात में नहीं होते हैं, मानसिक आघात में भी होते हैं कि हमारे साथ ये फिर से कैसे हो गया। जी, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी डॉक्टर दीप्ति? कि लकवा एक प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसका रोकथाम किया जा सकता है। 80 से 90% जो कारण है वो हम आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चूँकि दुनिया में दूसरी नंबर पे है जिससे ना ही डिसेबिलिटी हो रही है बल्कि मौत भी हो रही है, तो इट्स हाई टाइम कि हम अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, अपना जीवन शैली, व्यायाम, खान पान, इन सब का ध्यान दें। जी, डॉक्टर शरद चंद्रा, आपका संदेश। और एक सवाल था, कीर्ति जी का सवाल था, वो ये कह रही थी कि हेमरेज अगर है तो क्या सर्जरी के अलावा भी कोई ऑप्शन हो सकता है इसको ठीक करने का? साथ ही आप हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे टेक होम? जी देखिए, अगर हेमरेज छोटा है तो उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़ा है जो सर्जिकल इंडिकेशन बोलते हैं उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और मेरा संदेश ये है कि ये टाइम है कि हम स्ट्रोक को समझें और उसका ज्ञान पाएँ और उसके खातिर जो डर है उसको हम मिटाएं। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर दीप्ति। डॉक्टर शरद चंद्रा, आपने स्ट्रोक से संबंधित बहुत से भ्रमों को दूर किया है और ये भी बताया है कि स्ट्रोक के मामलों में समय की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जैसा हमारे विशेषज्ञों ने कहा, समझ और ज्ञान जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक है। चाहे बात हो जीवन की किसी बाधा की, कठिन परिस्थिति की, या फिर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने की, जागरूक रहें, ज्ञान रखें और साथ ही अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायता होगी, लेकिन अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या आ भी जाती है, आप उसका सामना बेहतर तरीके से कर सकेंगे। स्वास्थ्य के जानकारी का ये सिलसिला हम ऐसे ही जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।